नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने 30 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक कराए हैं उनसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है ग्रेट पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको पीडीएफ और चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का भूगोल। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, मैं भारत का भूगोल टॉपिक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस को लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। स्पीड से चलेंगे दोस्तों, स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ग्रेट पाठशाला का, आप इससे ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? राज्य बताना है। ठीक है, राज्य की, यानी केरल नहीं हो सकता, उड़ीसा नहीं हो सकता, पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, तो सबसे छोटी सीमा भी गोवा की लगी होगी। ठीक, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? यानी कि हिमालय का जो निचला हिस्सा है उसके सहारे फैले उसके समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है भाबर। ठीक है, खादर क्यों नहीं कहा जाएगा? खादर है एक मिट्टी का प्रकार। ठीक है, खादर मिट्टी का प्रकार है। दून देहरादून में पाया जाता है जो कि घास का मैदान है। ठीक है, तराई जो कि गंगा यमुना का जो समतल मैदान है उसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उप हिमालय की बात की गई है तो उसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, मैंने जब नदियाँ टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था, और उससे पहले जो भौतिक स्वरूप पढ़ाया था उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन से स्वरूप नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? यानी कि यहाँ पर चैनल ना देके उसने जलाशय दे दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जलाशय का भी मतलब डिग्री है। ठीक है, अंडमान समुद्र हो नहीं सकता, यानी कि ये चैनल कोई है नहीं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये भी नहीं है क्योंकि ये समुद्र की एक शाखा है। दोस्तों, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला चलते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? पिछले वीडियो में जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी जो कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, उसके बाद में भौतिक स्वरूप की, तब मैंने टोटल बताया था कि ये 10.7 कितना है, 18.6 कितना है और 27.7% कितना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों, डी ऑप्शन में हम चले जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत एग्जाम में आया है और आगे भी आने का चांस है। ठीक, तट नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो तट किसे कहते हैं? ऐसा स्थलीय भाग जो कि समुद्र से मिला हुआ हो, ठीक है, उसको हम तट बोलेंगे। प्रायद्वीपीय इसको बोलेंगे। प्रायद्वीपीय ऐसा भाग होता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। द्वीप ऐसा क्षेत्र होता है, द्वीप ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों ओर से, यानी कि सभी ओर से ये जल से घिरा होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीप। गोवा के दक्षिण में, अगला क्वेश्चन हमारा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र का नाम क्या है? ठीक है, मैंने कुछ तटीय मैदान बताए थे, ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट की बात कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने गुजरात में बताया था काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट। उसके बाद में बताया था मैंने कोंकण तट, गोवा तक। ठीक, अब गोवा के बाद में मैंने बताया था केनरा
केनरा या फिर कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ठीक है, ये कर्नाटक तक था। कर्नाटक के बाद में मालाबार तट था, मालाबार तट था यहाँ तक। उसके बाद में इधर आ जाते हैं हम पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट से क्वेश्चन पूछा नहीं है। पूर्वी घाट में यहाँ पर कोरोमंडल तट मिलेगा। ठीक, पहली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर है गोवा, यहाँ पर गोवा। और पूछ रहा है कि गोवा के दक्षिण में, यानी कि कोंकण की अगर बात करें तो ये उत्तर में हो जाएगा, और दक्षिण की अगर बात करें तो केनरा या फिर कन्नड़ होगा। ऑप्शन में अब देख लेते हैं, यानी कोरोमंडल तो होगा नहीं, ये फिर हमारा कट गया। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी घाट का है। ठीक है, कन्नड़ हमारा हो जाएगा क्योंकि इसको ही केनरा या फिर कन्नड़ बोलते हैं। ठीक, कोक्कड़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गोवा के उत्तर में है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की ऊंचा सबसे ऊंचा शिखर कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? अब देख लेते हैं, नंदा देवी की बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट दिया है, कंचनजंगा दिया है, गॉडविन ऑस्टिन दिया है। सबसे पहले ऑप्शन एक में चलते हैं। ऑप्शन एक का बताया था मैंने 7,844 मीटर की ये ऊंचाई में है। ठीक है, नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, माउंट एवरेस्ट की मैंने बताई थी 8,848, कहीं कहीं ये भी 50 भी मिलेगी। ठीक, और कंचनजंगा की मैंने बताई थी 8,598 मीटर, ये ऊंचाई थी। गॉडविन ऑस्टिन की बताई थी मैंने 8,644, और इसकी थी 7,816 थी, ये नंदा देवी की। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि सबसे ऊंची कौन सी है। तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी विश्व की ऐसी चोटी है जो सबसे ऊंची है। ठीक, ये हिमालय पर्वत पर स्थित है। आगे 8वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मैंने मिट्टियों की अच्छे से पढ़ाई थी। ठीक, अब चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी है वेंगुर, ऑप्शन सी है लावड़िए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रेंगुर मिट्टी हो नहीं सकती। ठीक, इसको काली मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी तीसरे नंबर की बताई थी मैंने। ठीक है, ये भारत में तीसरे नंबर की मिट्टी है। लवड़िया मिट्टी नहीं हो सकता, ये तो 5वें 6ठे पे चली जाती है। जलोढ़ मिट्टी हमारी ऐसी है जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होती जा रही है? यानी कि लोहा ऑक्साइड की वजह से यह अनउर्वर होती जा रही है, यानी कि लोहा ऑक्साइड जिसमें भी होंगे वह मिट्टी का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लाल मिट्टी में है नहीं। ठीक है, काली मिट्टी में है नहीं, और जब ये दोनों कट गए तो ये सी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा डी, लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपने इन सवालों से जुड़ी हुई वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया पहले उनको देखें, तभी सवाल ये समझ में आएंगे और आप फटाफट इनके आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? यहाँ पर जलोढ़ ना कह के दोस्तों कछारी मिट्टी बोल दिया है। ठीक है, ये कछारी मिट्टी को ही हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के मैंने दो प्रकार बताए थे। पहला प्रकार बताया था पुरानी जलोढ़, दूसरा बताया था नई जलोढ़। अब यहाँ पर बात कर ली है पुरानी जलोढ़ की। पुरानी जलोढ़ को मैंने बताया था बांगर होती है, और नई जलोढ़ जो होती है उसको खादर बोलते हैं। ये कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांगर। ठीक है, खादर ऑप्शन में कट जाएगा, जलोढ़ी कट जाएगा, काली मिट्टी काट देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, जब दोमट मिट्टी के कण महीन होते हैं तब उसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है इस सवाल ने। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं, बलुआ, दोमट, शिष्ट और इनमें से कोई नहीं।
मैंने इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था। जब बालू के कण जब बालू के कण बारीक या फिर महीन हो, बारीक या महीन हो, उसको हम बोलेंगे दोमट। ठीक। जब बालू के कण जब बालू के कण मोटे हों, ठीक है, उसको बोलेंगे बलुआ। ठीक। और जब ना तो ना तो मोटे हैं और ना ही बारीक हैं, तो ऐसी मिट्टी को दोस्तों बोल देंगे हम शिष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या पैदा किया था उसने, सवाल में ही आंसर था। आंसर हमारा हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अब वही सवाल इसने घुमा दिया है, केवल क्या लगा के, गंगा लगा के। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, और अभी मैंने बताया था पुरानी और नई जलोढ़ को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है जो पिछला निकल गया। अब चलते हैं आगे। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी फटती है और उससे लावा निकलता है तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी, ये कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक, जलोढ़ को हम वैसे ही काट देंगे, लेटेराइट हो नहीं सकती, और लाल मिट्टी को वैसे भी काट देंगे। ठीक, तो काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कहलाती है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको ये भी होमवर्क रहेगा, कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं इसका। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ठीक है, किस प्रकार से घुमाया है, यानी एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा दिया है। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी कि जो कृषि के लिए सबसे ज्यादा अच्छी हो उस वही महत्वपूर्ण होगी, तो जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है, फिर से वही क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। हिमालय पार की नदियां हैं, मैंने जब नदियां टॉपिक लिया था तो उसमें बताया था कौन कौन सी नदियां हिमालय से पार से आती हैं, कौन कौन सी नदियां भारत से आई हैं। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया है दोस्तों उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय पार की बात कर रहा है, यानी कि विदेश की बात कर रहा है। ठीक है, यानी सतलज, ठीक है, सिंधु, ठीक है, लेकिन गंगा भारत से निकलती है, उत्तराखंड से, मैंने बताया था। ठीक, उसके बाद में दूसरा, यानी कि ये ऑप्शन कट जाता है हमारा। अब गंगा जिस जिस ऑप्शन में होगा हम उसको काट देते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बचता है हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों ही हमारे जो विदेश है, यानी कि तिब्बत है मानसरोवर, वहां से ये निकलती हैं। ठीक, मैंने इनके ये भी बताया था कि कौन सी नदी कौन से हिमनद से आती है। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब है कि पहले बड़ी नदी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। ठीक है, आजकल इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। अब यहाँ से हमारा क्लियर नहीं हुआ। अब चलते हैं और, यानी गंगा, गंगा हो नहीं सकती सबसे बड़ी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र, और जब गंगा, और गंगा के यहाँ भी है डी ऑप्शन में, दोनों कट जाते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर चलते हैं। ठीक, तो गंगा, यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा, यहाँ पहले नर्मदा लगा दिया, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। राइट आंसर हमारा हो गया ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक, इस तरीके से आज के दौर में क्वेश्चन पूछ रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि जब दोनों का मिलन हो जाता है तब एक नया नाम पड़ता है, वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि गंगा पद्मा कहलाती है बांग्लादेश में पहुंच के, हो नहीं सकता। ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाती है बांग्लादेश में, हो नहीं सकता। ठीक है, सांगपो ये तिब्बत में कहलाती है, ब्रह्मपुत्र ये हो नहीं सकता। राइट आंसर बचा हमारा मेघना।
राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, सुंदरबन की जो डेल्टा है वो दो नदियों का मिलन से निर्माण होता है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंगल गंगा होगा नहीं, सिंगल ब्रह्मपुत्र होगा नहीं, नर्मदा और ताप्ती होगा नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, यानी गंगा कहाँ से निकली और ब्रह्मपुत्र, पहले गंगा का होगा फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या गंगा नेपाल से निकली है? नहीं। क्या गंगा तिब्बत से निकली है? जी नहीं। क्या गंगा उत्तर प्रदेश से निकली है? जी नहीं। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन मिल गया, उत्तराखंड और तिब्बत से। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलती है, उत्तराखंड से गंगा निकलती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको तीन ऑप्शन पता है तो आप चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखिए आजकल क्वेश्चन या तो कोडिंग वाले पूछेगा या फिर नहीं डाल के पूछेगा, और ध्यान देना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है तभी उसका आंसर देना है। कभी कभी हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और हमारा आंसर बाद में गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी कि भारत में नहीं निकली है? ठीक है, कावेरी नदी भारत से निकली है, नर्मदा नदी भारत से निकली है, गंगा नदी भारत से निकली है। तीन ऑप्शन हमारे कट गए, चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था नदियों के बारे में। आगे चलते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो नाम से बहती है, निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी कि ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है। जब ब्रह्मपुत्र भारत में घुसती है तो कहाँ से घुसती है? अब एक तो दर्रा है, ठीक है, यांगे आप दर्रा, दूसरा पर्वत है या जो नामचा पर्वत, ठीक, एक जगह का नाम है सादिया। अब देखते हैं ऑप्शन में कि क्या चीज दिया है, दर्रा दिया है या पर्वत दिया है। अब देखिए यहाँ पर ना तो दर्रा दिया है, ना ही पर्वत दिया है, और ना ही जगह का नाम दिया है, बल्कि राज्य का नाम दिया है। ठीक है, आसाम नहीं हो सकता, आसाम बहुत अंदर है। सिक्किम नहीं है। ठीक है, मणिपुर नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नामचा बर्वा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगे आप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने जब दर्रा पढ़ाया था तो भी बताया था, और जब जो पर्वत पढ़ाए थे तब भी मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, तो सादिया में यह जो नदी है वो सादिया एक जगह है। ठीक है, वहां पर जब दिबांग नदी से मिलती है ये सांगपो नदी, तब ये ब्रह्मपुत्र नाम इसका पड़ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी कि स्थल ना देके इसने अब स्रोत दे दिया। ठीक, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? यानी तिब्बत के मानसरोवर के पास में कौन सी नदी निकली है, देख लेते हैं। सिंधु, जी हाँ निकली है। सतलज, जी हाँ निकली है। ब्रह्मपुत्र, जी हाँ निकली है। यानी कि ये सारी नदियां, तीनों नदियां ये वहीं से निकली हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। अगले चलते हैं। अगले है हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैंने जब नदियां बताई थी तो इसके बारे में भी मैंने अच्छे से बता दिया था। अगले चलते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कि बिहार की ऐसी नदी है जो कि बार बार बाढ़ आती है और बहुत कुछ नष्ट कर जाती है, तो उस नदी का नाम आपको बताना है। गंडक है नहीं, ठीक है, गंगा जाती नहीं है, ठीक है, गंगा इतनी मतलब भयानक नहीं है जो कि बार बार बाढ़ से सब कुछ तबाह कर दे। ठीक, सोन नदी भी नहीं है। ठीक, और कोसी हमारी बच जाती है, यानी कोसी नदी ऐसी है जो कि बिहार का शोक है जिसको कहा जाता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? यानी कि उसने दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ठीक, नर्मदा नहीं हो सकती, तापी नहीं हो सकती, गंडक नहीं हो सकती। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ठीक है, सोन नदी नहीं हो सकती, गंडक नदी नहीं हो सकती, हुगली नदी नहीं हो सकती, दामोदर नदी ऐसी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी से 3 पॉइंट और बनते हैं। सबसे पहले जैविक जैविक मरुस्थल बनाने वाली नदी का नाम,
आपका राइट आंसर होगा दामोदर। और सबसे पहले सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर चलाई गई थी? आपका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। ठीक है। और भारत की भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्या होगा? दामोदर। ठीक है। अगले चलते हैं। अगला है हमारा, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकली हैं परंतु परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ठीक है। यहाँ से दो नहीं बल्कि तीन निकली हैं, इसमें दो दे रखा है। तीन नदी कौन कौन सी निकली है? यहाँ पर है मैकाल की पहाड़ी, इसके नीचे है सतपुड़ा की पहाड़ी, और इसके बगल में है विंध्याचल की श्रेणी। ठीक। मैकाल की में जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर एक अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। वहां से तीन नदियां निकली हैं, जो कि पश्चिम में जो चली जाती है वो है नर्मदा। ठीक, पश्चिम की ओर चली जाती है नर्मदा है। ठीक। और उत्तर की ओर चली जाती है, उसका नाम है सोन। उसका नाम है सोन, और ये गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक। और आगे जब ये पूरब की ओर एक और नदी निकलती है, उसका नाम है महानदी, जो कि उड़ीसा में एक बांध का निर्माण करती है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में चंबल, बेतवा, यानी कि इन तीनों में नहीं है, ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है। चंबल और सोन, सोन तो है लेकिन चंबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है। अब नर्मदा और सोन, यानी नर्मदा भी है और सोन भी है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों नर्मदा और सोन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन भी काट देते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें बेतवा है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात का नाम ही धुआंधार धुआंधार जलप्रपात है। ठीक। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जब नदियां पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि नर्मदा नदी ऐसी है जो कि जबलपुर में मध्य प्रदेश में पहुंचकर ऊंचाई से गिरती है। जब ऊंचाई से गिरने के बाद में एक जलप्रपात का निर्माण करती है, उसका नाम है धुआंधार या फिर कपिल धारा। ठीक। लेकिन ये है कहाँ पे? भेड़ाघाट के समीप पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। यानी कि बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये रही मेरे कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि जो वीडियो है वो कैसी लगी।